फ्रेंड्स, जैव विकास में आपने जैव विकास की परिभाषा और जैव विकास के प्रमाणों को पढ़ लिया था इसके पहले की वीडियो में। आज हम जानेंगे जैव विकास के प्रमाण में हमने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था कि तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब हम भ्रूणी विकास को देखते हैं तब हम देख करके जैव विकास का क्रम का पता लगाते हैं, तो वह क्या कहलाता है बेटा? वह कहलाता है भ्रौणकी से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, लैंगिक गिरण जब भी होता है तो सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक गिरण में नर युग्मक मींस मेल गैमीट और मादा युग्मक फीमेल गैमीट का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, और संलयन होने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसे बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, इतना आप सब जानते हैं। और जाइगोट के निर्माण के पश्चात भ्रूणी विकास का क्रम प्रारंभ हो जाता है। युग्मनज के बाद क्या होता है? विदलन होता है, विदलन, इसे बोलते हैं क्लीवेज। विदलन प्रारंभ हो जाता है और विदलन के फलस्वरूप कुछ अवस्थाएं आती हैं, जैसे मरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला अवस्थाएं आती हैं, और विदलन के फलस्वरूप भ्रूणीय विकास क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। जो आपका भ्रूणीय विकास है, भ्रूणीय विकास आपका प्रारंभ हो जाता है। तो आप बात समझिएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे क्या बनता है बेटा? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट में समसूत्री कोश का विभाजन होता है, क्योंकि जाइगोट क्या है? जाइगोट सिंगल सेल है। अब जाइगोट में समसूत्री कोश का विभाजन होगा, जिससे एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से 8 सेल, और 8 सेल से 16 सेल, ऐसे सेल बढ़ती जाएंगी और फिर भ्रूणी विकास का क्रम क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। भ्रूणी विकास के क्रम में अवस्थाएं आती हैं, जैसे मरुला अवस्था, ठीक है ना, मरुला स्टेज आती है, ठीक है, ब्लास्टुला, मरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला अवस्थाएं आती हैं। इसके पश्चात गैस्ट्रुला अवस्था के बाद में क्या बन जाता है? इसके बाद में बन जाते हैं जनन स्तर, जिसे बोलते हैं जर्म लेयर, इसे बोलते हैं जर्म लेयर, जनन स्तर। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जब आप ये मानव में जनन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पूरा ये पढ़ाया जाएगा। अभी हमने आपको थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कराया है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कंपैरेटिव पढ़ने जा रहे हो एम्ब्रियोलॉजी से, कि एम्ब्रियोलॉजी में आप कैसे देखते हो कि जो अलग अलग एम्ब्रियो हैं उनमें भी बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। देखिए जरा, मैंने क्या बताया, आज का टॉपिक आपका क्या है सामने? जैव विकास का प्रमाण आप किस चीज से देने जा रहे हैं? तो जैव विकास का प्रमाण आप तुलनात्मक भ्रौणकी से देने जा रहे हैं। किससे देने जा रहे हैं? तुलनात्मक भ्रौणकी से देने जा रहे हैं। तुलनात्मक भ्रौणकी से आपका ये प्रमाण है, तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण। सर, भ्रौणकी में हमने क्या देखा? तो आप देखिए, यह बेटा मछली का भ्रूण है, यह मछली का भ्रूण है, यह बेटा कछुए का भ्रूण है, यह आपका कछुआ है, ठीक, और ये आप जो देख रहे हैं ये मुर्गी है, मुर्गी का भ्रूण है, और ये बेटा आपका मानव का भ्रूण है। तो आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्थाओं में देखिए, ये पहली स्टेज में आप क्या देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्थाओं में मछली, कछुए, मुर्गी और मानव के भ्रूणों में आप क्या अंतर कर पाओगे? यदि हम आपके सामने मछली, कछुए, मुर्गी और मानव का भ्रूण रख दें भ्रूणी अवस्थाओं में, सबसे प्रारंभिक अवस्थाओं में, तो शायद आप इसका सिलेक्शन ना कर पाए कि इसमें कौन सा मछली का एम्ब्रियो है, कौन सा इसमें कछुए का एम्ब्रियो है। यदि हम आपको केवल डायग्राम ही दे दें कि बेटा डायग्राम से आप सिलेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर ये जो नेम रफ कर दें इसको, और फिर आपसे पूछते कि इसमें बताइए बेटा, ये डायग्राम आपको हम अगर
छुपा देते हैं यहां से क्योंकि नीचे शो हो रहा है। अगर हम केवल फर्स्ट स्टेप आपको देते तो क्या आप बता पाते कि इनमें से कौन सा एम्ब्रियो ह्यूमन का है, कौन सा भ्रूण मानव का है? तो इससे आप ये समझिए कि जो शुरुआती जो विकास होता है, प्रारंभिक जो विकास होता है, बच्चों मेरी बात समझिएगा, प्रारंभिक विकास जो होता है, जो कशेरुकी जीव हैं, कशेरुकी जीव मतलब जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, ठीक है ना। तो मछली, कछुआ, मुर्गी और मानव ये सभी कशेरुकी जीव हैं। तो आप देखिए कशेरुकी जीवों के भ्रूणों में जो प्रारंभिक विकास है उसकी अवस्थाएं कैसी हैं? एक समान हैं। तो ये किससे प्रमाण मिल रहा है? ये भ्रूणकी से प्रमाण मिल रहा है। सर कुछ और बताइए आप। तो और सुनिए जरा बेटा, आप देखिए कि मछली हो या कछुआ हो या मुर्गी हो या मानव हो, सभी के भ्रूणों में गिल और गिल दरारें उपस्थित हैं, ठीक है। क्या है? उपस्थित हैं। सभी में कान अनुपस्थित हैं, सभी में अविकसित आंख है, किसी की विकसित आंख नहीं है। सभी में क्या है? सभी में अविकसित आंखें हैं। अविकसित आंखें बोलो या आप अस्पष्ट आंख बोल सकते हो, सभी में है। ऐसा नहीं कि मानव में आंख का निर्माण हो गया और कछुए में रह गया। जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं वो लगभग एक समान है। गिल दरारें उपस्थित होते हैं, आंख और कान अस्पष्ट होते हैं। मैंने क्या बताया कि जो आंख है, जो कान है, वो क्या है? अस्पष्ट हैं। अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो रहे हैं आंख और कान। इसके बाद सभी के भ्रूणों में आप देख रहे हो पुच्छ पाई जा रही है। देखिए आप ये टेल पाई जा रही है, ये पुच्छ पाई जा रही है। सभी के भ्रूणों में क्या पाई जा रही है? ये पुच्छ पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ गए होंगे कि भ्रूणीय विकास से हम जैव विकास के क्रम का पता लगाते हैं। देखिए जरा, अब ये भ्रूण विकास करके देखिए मछली में बदल गया, कछुए का भ्रूण विकास करके कछुआ बना रहा है, ये देख रहे हैं आप। और मुर्गी का भ्रूण विकास करके क्या बना रहा है? ये पक्षी वर्ग बना रहा है। और मानव का भ्रूण विकास करके क्या बना रहा है? देखो मानव का ये शिशु बना रहा है। तो इस अवस्था में तो सर आप पहचान जाओगे, इस अवस्था में तो आप पहचान जाओगे कि कौन सा मानव का भ्रूण है और कौन सा मछली का भ्रूण है। ये अवस्था जो मैंने नीचे बताई है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में तो आप सर पहचान लोगे बेटा कि कौन सा भ्रूण है। लेकिन आप पहली अवस्था में स्पष्ट नहीं बता सकते कि सामने दिया हुआ भ्रूण कछुए का है या मुर्गी का है। तो आप कहीं ना कहीं ये टॉपिक समझ गए होंगे कि हम जैव विकास के क्रम का जो विकास है या जो पता है वो हम भ्रूणीय विकास से भी करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम तुलनात्मक भ्रूणकी से जैव विकास का प्रमाण। अब देखिए संयोजी कड़ियों से प्रमाण। अब देखिए आज के पहले आप भ्रूणकी से प्रमाण पढ़ लिया आपने, अब आपको पढ़ना है संयोजी कड़ियों से प्रमाण। यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले सर्वाधिक जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं उसमें संयोजी कड़ियों से प्रमाण, भ्रूणकी से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, समजात व समरूप अंगों से प्रमाण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 प्रमाण जो पूछे जाते हैं इनको आप अच्छे से लर्न करके अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक, तो संयोजी कड़ियों से प्रमाण देखिए बेटा क्या है, क्या होती हैं संयोजी कड़ियां। देखो बेटा संयोजी कड़ी का मतलब होता है जो दो चीजों को जोड़े। तो संयोजी कड़ियों में 2 वर्गों के लक्षण होते हैं, 2 वर्गों के या 2 संघों के या 2 प्रकार के जीवों के, है ना, 2 प्रकार के जीवों के क्या होते हैं लक्षण एक ही जीव में पाए जाएं तो ऐसे जीव कहलाते हैं संयोजी कड़ी, जोड़ने वाले। अब देखिए संयोजी कड़ियों में एग्जाम्पल पहला क्या मैं दे रहा हूं आपको, विषाणु, वायरस। ये वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम बना हुआ है। वायरस कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि यही डायग्राम है तो बस वायरस ऐसे ही होता है। वायरस गोल होते हैं, षटकोण होते हैं, कई आकार के होते हैं, ठीक है ना, बेलनाकार होते हैं। लेकिन वायरस का मतलब क्या है? सर आपने वायरस क्यों लिखा? तो हमने वायरस क्यों लिखा बात समझिएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या है, विषाणु। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, समझते जाइएगा बेटा। विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, सजीव और निर्जीव की। क्योंकि विषाणु किसका बना होता है बेटा? विषाणु बना होता है न्यूक्लिक अम्ल, विषाणु बना होता है न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन का। विषाणु किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। इसका मतलब कहीं पर भी कोशिका की बात नहीं हो रही है, और जब तक कोशिका की बात नहीं होगी उसको हम सजीव नहीं मानेंगे।
लेकिन आप ये भी देखिए कि न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है, और ये न्यूक्लिक अम्ल कहां पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। इसका मतलब ये कोशिका से तो नहीं बना, लेकिन कोशिका का जो महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मली डीएनए या आरएनए भी कह सकते हो, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए या आरएनए। तो वायरस न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और आपको पता है कि न्यूक्लिक अम्ल कोशिका का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। तो आप ये मान सकते हो कि निर्जीव पदार्थों से किसका विकास हुआ था? सजीवों का विकास हुआ था। एग्जाम्पल किसका दोगे आप? वायरस का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सर दूसरा नंबर आपने लिखा है यूग्लिना, इसको क्यों लिखा आपने? तो ध्यान दीजिए बेटा, यूग्लिना क्या है? यूग्लिना आपका प्रोटोजोआ संघ का जीव है, परंतु इसे वास्तव में प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत, 5 जगत प्रणाली में 5 जगत बनाए गए थे। किंगडम मोनेरा, समझ लीजिएगा 5 जगत क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु जगत और पादप जगत। तो जो यूग्लिना है इसका स्थान कहां पर है? प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है। तो यूग्लिना कहां आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। अब बात समझिएगा क्यों उसको हमने रखा। तो यूग्लिना प्रकाश की उपस्थिति में, यूग्लिना प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? भोजन का निर्माण कर लेता है। भोजन का निर्माण पादप सम करता है। पादप सम, जैसे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, ऐसे ही यह प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। लेकिन जब प्रकाश नहीं मिलता तो यह जंतु सम भोजन करता है, मतलब ये जंतु के समान भोजन ग्रहण कर लेता है अपने कसाबिक के माध्यम से। देखिए कसाबिक है इसमें, फ्लैजिला, अपने ये कसाबिक को यूज करके भोजन के पार्टिकल्स को खींच करके और अपना फीडिंग कर लेता है। तो इसका मतलब यह स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। तो जो यूग्लिना है वह कैसा है? स्वपोषी, मतलब ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, और परपोषी हेटरोट्रॉपिक है। तो आपको पता है कि स्वपोषी होना किसका गुण है? प्लांट किंगडम का, पादप जगत का गुण है। और परपोषी होना किसका गुण है? एनिमल किंगडम का, फंजाई भी परपोषी होती है, ठीक है। तो परपोषी एनिमल और स्वपोषी प्लांट, तो ये दोनों के कैरेक्टर को शो करता है, इसीलिए हमने इसको प्लांट और एनिमल मतलब पादप और जंतु जगत के बीच की इसे क्या मान लिया है? कड़ी मान लिया है, ठीक है। ये तो सर बात हो गई किसकी? यूग्लिना की बात हो गई। अब आगे देखिए, आगे समझते हैं पेरिपेटस। ये नया है आपके लिए। पेरिपेटस क्या है? तो बेटा पेरिपेटस संघ एनेलिडा, संघ एनेलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा दोनों के बीच के लक्षणों को प्रकट करता है। आर्थ्रोपोडा के लक्षण होते हैं एंटीना, ये देखो एंटीनी है, इसे बोलते हैं श्रृंगिकाएं। और जो एनिलिडा का लक्षण है वो क्या है? बिना खंड का शरीर। देखो इसके शरीर में कहीं खंड नहीं है, पूरा बॉडी एक है, जैसे केंचुए की बॉडी होती है पूरी वैसी ही बॉडी है। जबकि आर्थ्रोपोडा के जीवों का शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे आप बिच्छू देखो, चींटी देखो। तो इसमें देखो एक तो श्रृंगिकाएं पाई जा रही हैं, ये किसका कैरेक्टर है? आर्थ्रोपोडा का। और इसका जो बिना खंडों वाला शरीर है ये किसका लक्षण है? एनिलिडा का। तो इसको हमने किसके बीच की कड़ी मान लिया? बताइए, संघ आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की उसको हमने कड़ी मान लिया। ऐसा मानते हैं कि संघ आर्थ्रोपोडा का विकास किस संघ से हुआ होगा? एनिलिडा संघ से हुआ होगा। तो ये तो बेटा किसकी बात हो गई? ये बात हो गई आपकी संयोजी कड़ियों में। अब कुछ संयोजी कड़ियां बची हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे एक संयोजी कड़ी हमारे पास आई चौथे नंबर पे, उसे बोलते हैं लंग फिश। लंग फिश, ठीक है। लंग फिश बेटा क्या होती हैं? तो जैसे कुछ लंग फिश के नाम याद कर लीजिए, जैसे प्रोटोपटेरस, प्रोटोपटेरस, ठीक है ना। ये प्रोटोपटेरस क्या है? एक प्रकार की लंग फिश का एक नेम है, और भी होती हैं। ये बेटा लंग फिश जो है ये आपको बीएससी में पढ़ाया जाएगा, बीएससी सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर भी आप समझ लीजिए कि लंग फिश होती क्या है। लंग फिश का मतलब जिस फिश में फेफड़े पाए जाएं, ठीक है ना, ऐसा इसका नाम दे देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसमें फेफड़े पाए जाए? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लंग फिश है ये बेटा आपका
जमीन में भी श्वसन कर सकती है, जल के बाहर भी श्वसन करने में सक्षम है। और आपको पता है कि जो उभयचर होते हैं, उभयचर एम्फीबिया, जैसे मेढक की बात करो आप, उभयचर कहां रहते हैं? जल में और थल में, जबकि मछलियां कहां रहती हैं? केवल जल में। लेकिन ये ऐसी मछली है लंगफिश जो जल के बाहर भी श्वसन करने में क्या होती है? सक्षम होती है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मत्स्य वर्ग से किसका विकास हुआ था? उभयचर वर्ग का विकास हुआ था। ध्यान देना, जो मछलियां थी उन मछलियों से विकास किसका हुआ था? उभयचरों का विकास हुआ था। और उभयचरों से किसका विकास हुआ था? सरीसृपों का विकास हुआ था। और सरीसृपों से किसका विकास हुआ था? पक्षी वर्ग का विकास हुआ था और स्तनधारी वर्ग का विकास हुआ था। मेरी बात समझिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पक्षी वर्ग से स्तनधारी बने थे, ऐसा नहीं है। मछली से क्या बने? मत्स्य वर्ग से क्या बना? उभयचर बना। जो मत्स्य वर्ग था उससे क्या बना? उभयचर बना। और उभयचर से क्या बने? सरीसृप बने। और सरीसृपों से पक्षियों का विकास हुआ और सरीसृपों से ही किसका विकास हुआ है? स्तनधारी संघ का विकास हुआ है। इसका भी एग्जांपल मैं भी आपको आगे देने जा रहा हूं। तो लंगफिश आप समझ में आ गई ना कि लंगफिशेस किसके बीच का एग्जांपल है? मछलियों और उभयचरों के बीच में किसको रखा है हमने? लंगफिश को रखा है। क्योंकि जो उभयचर है उनका विकास किससे हुआ होगा? लंगफिशेस से इसका विकास हुआ होगा, ऐसा मानते हैं। चलिए अगला समझिए संयोजी कड़ियों से प्रमाण में। अगला प्रमाण है बेटा बैलेनोग्लासेस। बेटा बैलेनोग्लासेस क्या है? तो बैलेनोग्लासेस कशेरुकी और अकशेरुकी वर्टिब्रेट्स और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वो कौन है? बैलेनोग्लासेस है। आपने बेटा बुक में कभी ऐसा एनिमल का डायग्राम देखा होगा, आपने सभी ने देखा होगा, अभी आपको याद आ जाएगा। आप 9th में होगे या फर्स्ट ईयर में होगे तो आपने ये डायग्राम जरूर देखा होगा। जब आप जंतु जगत पढ़ते हो तो ये आप डायग्राम देखते हो। ये बैलेनोग्लासेस का डायग्राम है। किसका डायग्राम है बेटा? ये बैलेनोग्लासेस का डायग्राम। बैलेनोग्लासेस, तो बैलेनोग्लासेस आपका अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच की क्या है? संयोजी कड़ी है। अगर परीक्षा में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बैलेनोग्लासेस के बारे में बताओ, तो बताओगे सर जंतु जगत में कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों के मध्य जो संयोजी कड़ी है वो हम किसे मानते हैं? बैलेनोग्लासेस को मानते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है हमारे पास संयोजी कड़ियों का, कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपको हम पूरे बता देंगे, कुछ छूट भी जाएंगे, फिर भी जितने होंगे उतने बताऊंगा आपको। अगला एग्जाम्पल है, एक एनिमल है, इसका नाम है एकिडना, डकविल और प्लेटिपस। डकविल और प्लेटिपस वास्तव में रखे तो इनको रखा तो जाता है स्तनधारी वर्ग में। इनको कहां स्थान दिया गया है? स्तनधारी वर्ग में स्थान दिया गया है। क्योंकि स्तनधारी वर्ग को दो भागों में बांटते हैं हम। एक हमारा वर्ग है प्रोटोथीरिया, एक है प्रोटोथीरिया और एक हमारा है थीरिया। और थीरिया के दो हमने इसको फिर से बांट दिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो जो मेटाथीरिया है इसमें कंगारू को रखते हैं और जो यूथीरिया है इसमें विकसित स्तनधारी जीव है। जैसे इसमें विकसित स्तनधारी जीवों को स्थान दिया गया है। जैसे कौन है? जैसे इसमें गाय, भैंस, बकरी, जितने भी प्लेसेंटल एनिमल हैं, मतलब जिसमें अपरा पाया जाता है। आपको सर ये अपरा क्या होता है? तो आपको पता होगा, जो बच्चा होता है वो माँ के शरीर से जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपरा। ये भी यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अपरा क्या होता है, इसके कार्य बताएं। तो स्तनधारी जीवों में अपरा पाया जाता है और जिनमें पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? यूथीरिया स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, अपरा क्या है? तो जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भाशय से जिस संरचना से जुड़ा होता है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, एम्ब्रियो कनेक्टेड विद मदर स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। ऐसा स्ट्रक्चर जो बच्चे को माँ के गर्भाशय से जोड़ता है वह संरचना क्या कहलाती है? अपरा कहलाती है। तो चलो ये तो हम अलग आपको टॉपिक में ले गए, पहले समझना है हमको संयोजी कड़ी। ठीक, तो डकविल और प्लेटिपस किसमें आते हैं? ये आते हैं प्रोटोथीरिया में। और ये बेटा जो है डकविल और प्लेटिपस ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? ये अंडे देते हैं। जबकि स्तनधारी क्या देते हैं? बच्चे देते हैं।
तो अंडे देना किसका लक्षण है? सरीसृपों का लक्षण। इसके बाद डकविल और प्लेटिपस में मल मार्ग और मूत्र मार्ग एक साथ खुलता है। मल मार्ग और मूत्र मार्ग की जो ओपनिंग है वो क्या है? एक ही है, एक ही छिद्र में खुलता है, एक ही छिद्र द्वारा खुलता है। अब ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना। होता क्या, जो विकसित स्तनधारी जीव हैं, जो बेटा विकसित स्तनधारी जीव हैं, उन विकसित स्तनधारी जीवों में मल का मार्ग अलग होता है और मूत्र का मार्ग अलग होता है। जो आपका फीकल मटेरियल है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो फूड मटेरियल है, उसकी ओपनिंग अलग होती है, उसे बोलते हैं एनस। और जो मूत्र मार्ग है उसे बोलते हैं यूरिनरी वे, ठीक है ना, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका यूरेथ्रा अलग है और एनस अलग है। लेकिन जो सरीसृप होते हैं, जो जैसे सांप है, कछुआ है, तो सरीसृपों में क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं क्लोएका। इसे क्या बोलते हैं? क्लोएका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोएका क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं अवस्कर छिद्र। अवस्कर छिद्र आप सभी ने नाम पढ़े हैं, आप क्लियर ना हुआ हो वो आपकी अलग बात है, आपको क्लियर ना हुआ हो, लेकिन आज आप क्लियर कर लीजिए नहीं हुआ हो। अवस्कर छिद्र क्या होता है? किताबों में लिखा रहता है कि सरीसृपों में अवस्कर छिद्र पाया जाता है। अवस्कर छिद्र का मतलब होता है कि जब मल मार्ग और मूत्र मार्ग एक ही छिद्र में ओपन हो। ये मल मार्ग है और ये मूत्र मार्ग है और इसकी ओपनिंग क्या है? सिंगल है, तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं? अवस्कर छिद्र कहते हैं। जबकि स्तनधारी जीवों में अवस्कर छिद्र नहीं पाया जाता, मल मार्ग और मूत्र मार्ग अलग अलग होता है। तो जो प्रोटोथीरिया के जीव हैं, इनमें अवस्कर छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डकविल और प्लेटिपस में क्या पाया जाता है? अवस्कर छिद्र क्या होता है? पाया जाता है उपस्थिति। तो आप क्या मानोगे, ये किससे विकास इनका हुआ होगा? सरीसृपों। और ये है क्या? स्तनधारी वर्ग में। तो आप समझिए, अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि स्तनधारी और सरीसृप के मध्य की संयोजी कड़ी का नाम बताएं, तो आप बता लोगे? आप प्रोटोथीरिया। अगर आपसे प्रोटोथीरिया नहीं पूछता है, कहता नाम बताओ, तो आप बता दोगे डकविल और प्लेटिपस। तो समझिएगा, स्तनधारी और सरीसृपों के मध्य जो कनेक्टिव लिंक है, जो बेटा संयोजी कड़ी है, वो संयोजी कड़ी क्या कहलाती है? प्रोटोथीरिया। क्या कहलाती है? अगर आपसे प्रोटोथीरिया ना बताओ तो आप सीधे नाम बताना, एग्जांपल देना। किसका? आप एग्जांपल देना, डकविल, डकविल और प्लेटिपस, एकेडिना, एकेडिना। ठीक है, ये तो किससे एग्जांपल आपका हो गया? संयोजी कड़ियों से प्रमाण हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा।